हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव एकेडमी ऑन क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बुक एनालिसिस विश्लेषण में यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें यूनिट नंबर 3 का लेक्चर 1 मतलब कि इसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें है कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या। तो समृद्ध संख्या आप सभी जानते होंगे कि कहाँ से है। शुरुआत से हम लोग देख लेते हैं नंबर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे नंबर्स स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर की अगर बात करें, नेचुरल नंबर हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होते हैं नेचुरल नंबर हमारे पास में। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर कुछ इस प्रकार के होते हैं, 0 से स्टार्ट होगा कि 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इसी प्रकार अगर इंटीजर नंबर की बात करें तो ये आता है आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 -1 0 1 2 इस प्रकार से और अप टू इनफाइनाइट ऐसे जाता है। इसके बाद में अगर रैशनल नंबर की बात करें जिसको क्यू से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पी बाई क्यू का फॉर्म, और इसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड पी क्यू आप बिलोंग करते हैं इंटीजर नंबर से। इंटीजर नंबर को आई या जेड से दोनों डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि जो रेशनल नहीं होते, ठीक है, जो रेशनल नहीं होते, विच आर नॉट रेशनल कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर हमारे पास में रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, समझ जाओ, ठीक है। रेशनल और इरेशनल को मिला दिया जाए तो वहां से बनता है रियल नंबर। इसी प्रकार अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि a प्लस आई बी का फॉर्म होता है। ए और बी जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। आई एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है आई की वैल्यू होती है √-1। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो नंबर सिंपल बना सकते हैं। नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है इसमें, फिर आता है 0 ऐड कर दिए तो होल नंबर बन जाता है। फिर उसके बाद में अगर इसमें माइनस वैल्यू ऐड कर दिए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर बन जाएगा। अगर इसी में रैशनल नंबर मतलब बटे वाला फॉर्म ऐड कर दिए 1/2 4/5 इस प्रकार से नंबर अगर ऐड कर दिए, ये आ जाता है आपका रैशनल नंबर। ये हो गया आपका इंटीजर नंबर, ये हो गया आपका रैशनल नंबर क्यू। और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो कि इन सबसे अलग होता है, इन सबसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, जैसे √2 √3 पाई ई, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं, जिसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है आपका रियल नंबर। इन सभी को अगर एक बॉक्स में बंद कर दे तो वो बन जाता है रियल नंबर। और रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट बनता है, और इन सबको मिला करके बनता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक इमेजिनरी पार्ट को भी अलग से ऐड करते हैं जो कि रियल नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे बड़ा मान चलते हैं, इससे बड़ा भी फिलहाल नंबर सिस्टम में कोई नंबर का सेट नहीं है, ठीक है। देखिए तो ये हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि आयलर ने प्रतीक आई को गुणधर्म आई स्क्वायर इक्वल टू -1 सहित प्रस्तावित किया। आई को अधिकल्पित इकाई इमेजिनरी यूनिट कहा गया, ठीक है। गॉस ने √-1 को प्रतीक आई से निरूपण करने का प्रयोग करने में आयलर का अनुसरण किया, और हम गॉस का अनुसरण करेंगे, ठीक है। प्रारूप a प्लस आई बी की एक संख्या जहां ए बी वास्तविक संख्याएं हैं समृद्ध संख्या कहलाती है, ठीक है। मैंने जो कहा था बस वही लिखा हुआ है कि c इज इक्वल टू a प्लस आई बी एक संख्या है हमारे पास में a प्लस आई बी, और a और b कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। यदि हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखें तब z एक समृद्ध चर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। z एक समृद्ध चर कहलाता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाता है। हम एक समृद्ध संख्या को वास्तविक संख्याओं x तथा y के क्रमित युग्म x y के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसमें बिलोंग कराना चाहे c में तो a b बिलोंग्स टू c भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। और यहाँ पे a b बिलोंग्स टू c भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे a प्लस आई बी बिलोंग्स टू c भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे इसे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। क्रमित युग्म के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। देखिए इसके बाद में अब यह समृद्ध संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वास्तविक संख्याओं x वास्तविक संख्या है, y भी वास्तविक संख्या है, तो क्रमित युग्म क्या बन गया, एक्स वाई के रूप में परिभाषित है। प्रायः z को एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है। वास्तविक संख्याएं एक्स वाई तथा z को वास्तविक एवं अधिकल्पित एक्स वाई तथा z वास्तविक एवं अधिकल्पित कहलाती है, ठीक है। मतलब ये हमारा भाग, जैसे बोल सकते हैं कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है तो ये हमारा वास्तविक भाग है और ये हमारा अधिकल्पित भाग है, ठीक है। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलेंगे हम रियल पार्ट, वास्तविक भाग। यदि x इक्वल टू 0 अर्थात मतलब कि अगर x 0 हो जाए, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में यदि x को 0 कर दे तो क्या मिलेगा हम लोग को, z इक्वल टू आई वाई मिलेगा यहाँ पे।
और आई वाई जब मिलता है तब शुद्ध अधिकल्पित संख्या कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे अब पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट ही मिल रहा है। आई जो है, आई के मल्टीपल में अगर कोई भी वैल्यू है तो वो पूरा का पूरा इमेजिनरी है, मतलब उसको प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं, शुद्ध अधिकल्पित संख्या कहते हैं। आई वाई से हमारा तात्पर्य अधिकल्पित संख्या के वाई इकाई से है। ठीक क्लियर है? तो अगर x इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब है z इक्वल टू आई वाई मिल जाएगा, और ये हमारा प्योर इमेजिनरी। अगर वही y इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू x मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्योर रियल। ठीक है, शुद्ध वास्तविक संख्या, प्योर रियल नंबर। अब आते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 7.3 में, समृद्ध संख्याओं की समता, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो समृद्ध संख्याएं कब इक्वल होती हैं? जैसे अगर z1 इक्वल टू यहाँ पे दिया है x1 y1 और z2 इक्वल टू x2 y2 दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? z1 इक्वल टू z2 कब होगा? जब उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, एक जैसे इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट और दोनों के सेकंड कंपोनेंट इक्वल होते हैं, मतलब कि x1 इक्वल टू x2 और y1 इक्वल टू y2 होता है, तब हम बोलते हैं कि दोनों समृद्ध संख्याएं क्या है? समान है। ठीक है, समान कहलाती हैं। हम सभी समृद्ध संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल सी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, दर्शाएंगे। टिप्पणी, वाक्यांशों बड़ा है या छोटा है का समृद्ध संख्याओं के समुच्चय में कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर को हम बड़ा छोटा बताने के लिए इसमें कोई भी हमारे पास में मेथड अभी नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे, योग एवं गुणन के मूलभूत नियम, फंडामेंटल लॉस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। समृद्ध संख्याओं के योग एवं गुणन के नियम निम्नांकित सूत्र से दिए जा सकते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास में है x1 प्लस y1 है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 हो जाएंगे। ठीक है, और x1 x2 8 हो जाएंगे और y1 y2 8 हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट 8 हो जाएंगे और सेकंड कंपोनेंट 8 हो जाएंगे। ये सिंपल सा हमारा नियम है कि दो समृद्ध संख्याओं को इस प्रकार से जोड़ते हैं। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं x1 y1 का मतलब यही है x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 रियल पार्ट बन जाएगा ये, प्लस आई कॉमन निकल जाएगा और y1 प्लस y2 आ जाएगा, जिसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्तीय मतलब योग के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके लिए पूरा मेथड जैसे मल्टीप्लाई करने का है सिर्फ सेम वैसे ही करेंगे। ये डायरेक्टली इस प्रकार ऐसे ये नहीं आया है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें पूरा का पूरा। जैसे कि x1 प्लस आई y1 है और x2 प्लस आई y2 है, ये मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा? x1 x2 आ जाएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई x1 y2 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई x2 y1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आई स्क्वायर y1 y2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x1 x2 रियल पार्ट प्लस आई, और इन दोनों में से आई कॉमन निकालिए तो x1 y2 प्लस x2 y1 आ गया, और यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस y1 y2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अगर कर लेते हैं तो x1 x2 माइनस y1 y2 आ गया यहाँ पे, प्लस आई x1 y2 प्लस x2 y1 ये आ जाएगा रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? x1 x2 माइनस y1 y2 कॉमा x1, ठीक है, x1 y2 प्लस x2 y1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पेयर बन गया। अब यही चीज हमारा ये हो गया गुणन, इसका इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं इसको। इसके आगे समृद्ध संख्याओं के मापांक एवं पूर्णांक। तो मापांक और पूर्णांक क्या होते हैं, मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होता है, ये सब चीजें इसमें देखेंगे। पूर्णांक को कहीं कहीं पे आयाम भी कहते हैं, आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, आयाम एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, आर्गुमेंट मतलब पूर्णांक हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई समृद्ध संख्या लिया गया है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा हमने लिया, तब क्या हो जाएगा x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड का मापांक कहलाता है, मतलब कि मॉड ऑफ जेड जब लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जिसे मॉड जेड के रूप में लिखते हैं। और थीटा इक्वल टू क्या होगा, मतलब पूर्णांक क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा। ठीक है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा, जो कि जेड का पूर्णांक कहलाता है, या इसको आयाम भी कहते हैं, जिसे आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे यह ध्यान देना चाहिए कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0 दर्शाता है कि या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा। ठीक है, या तो x 0 होगा या y 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तभी मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0 होगा। ज्यामितीय रूप में मॉड जेड बिंदु z का मूल बिंदु से दूरी होती है। ठीक है, जैसे मॉड जेड निकालते हैं किसी भी वैल्यू का, जैसे x प्लस आई लिखा है या फिर 2 प्लस 3i लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है अगर इसमें मॉड लगा दें z इक्वल टू
2+3i लिखा हुआ है, अगर मॉड लगा दें इसमें क्या हो जाएगा 2+i3 मतलब कि अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 9, तो अंडर रूट 13 आ गया। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी मतलब कि हम जब ये आपका रियल लाइन हो गया, ये आपका इमेजनरी लाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस के बारे में बात नहीं करेंगे, रियल लाइन इमेजनरी लाइन के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका रियल लाइन, ये आपका इमेजनरी लाइन, तो जिस भी पॉइंट पे रूट 13 होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 2+3i, 2+3i का मतलब क्या है 2,3, तो यहाँ से हम बना सकते हैं 1 2 और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे अगर आता है तो ये वाला पॉइंट जो होगा क्रॉस पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर 2 3 हो जाएगा, और 2 3 और इसका डिस्टेंस क्या होगा रूट 13 होगा, जिससे हम मापांक से निकाले हैं। तो उसी को यहाँ पे बोला गया है कि मॉड जेड बिंदु जेड का मूल बिंदु से दूरी दर्शाता है, साथ ही रियल पार्ट ऑफ जेड होगा जो एक्स होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड जेड से। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड मॉड जेड से लेस देन और इक्वल टू होगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन होता है एक्स से, क्योंकि अगर y 0 भी हो जाता है, ठीक है, अगर y तो कुछ वैल्यू हो तो बड़ा ही होगा, अगर y 0 भी होता है तब भी इसके इक्वल हो जाएगा, अगर इसमें कुछ वैल्यू मिलता है y में तो हमेशा x से बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, मतलब कि मॉड ऑफ जेड लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है आपको गुणांक का वह मान जो -पाई और पाई के बीच स्थित है, ज्यादा शुद्धता से असमीकाओं इतना को संतुष्ट करता है, गुणांक का मुख्य मान कहलाता है। जब भी आप गुणांक निकालोगे तो वो उसको आपको लाना है -पाई और पाई के बीच में, इसके बीच में जो वैल्यू मिलेगा आपको वो मुख्य मान कहलाता है, इसके बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको हम बोलते हैं जनरल वैल्यू बोलते हैं उसको। ठीक है, व्यापक मान कहते हैं उसको। व्यापक रूप में जब हम आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखते हैं तब इसका हमारा तात्पर्य जेड के गुणांक के मुख्य मान से होता है। ठीक है, हम जब भी आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे फिर थीटा निकालेंगे तब इसके मुख्य मान को ही निकालेंगे। ठीक है, कुछ टिप्पणियां दी गई हैं कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू बिंदुओं जेड वन और जेड टू के बीच की दूरी है, जो कि अंतर और मापांक की परिभाषाओं को स्पष्ट करते हैं। ये माइनस हो गया, अंतर हो गया, और उसके मापांक की परिभाषाओं को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, यह प्रत्यक्ष है कि स्थिर समृद्ध संख्या z नॉट और वास्तविक संख्या r के लिए क्या हो जाएगा, अगर z माइनस जेड नॉट लिखा हुआ है कहीं पे भी इक्वल टू r लिखा है, वो एक वृत्त को निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे भी मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट लिखा हुआ है इक्वल टू r लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, वो एक वृत्त को निरूपित करते हैं। जैसे कि अगर z इक्वल टू हम ले लेते हैं, ठीक है, z इक्वल टू हमने ले लिया x प्लस आई वाई, और या फिर ऐसा इसको ले लेते हैं, ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस, चलो x प्लस आई वाई हो गया, और z नॉट इक्वल टू हमने 0 ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉड z माइनस 0 मिल जाएगा इक्वल टू r, इंप्लाइज दैट मॉड z इक्वल टू r, मॉड z की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r। ठीक है, यहाँ पे r आगे स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया एक वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि ये जो है जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, जिसमें आर क्या है उसकी त्रिज्या है और जेड नॉट जो है केंद्र है। ठीक है, जेड नॉट उसका केंद्र है, कि वो केंद्र, अब जैसे मैंने 0 लिया यहाँ पे तो वो मूल बिंदु की बात कर रहे हैं, अगर किसी और पॉइंट को लेता तो उस पॉइंट पे हम उस वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, मतलब क्या समझ में आएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र जेड नॉट होगा और त्रिज्या आर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे। अब यहाँ पे समृद्ध संख्याओं के ज्यामितीय निरूपण को बताया गया, इसमें कुछ नहीं है कि सिर्फ इतना बोला गया है कि ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपका रियल एक्सिस है, रियल लाइन है, ये आपका इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है हमारे पास में, पॉइंट मतलब कि z है, z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो उसको हम एक पॉइंट के रूप में निरूपित कर सकते हैं, मतलब x कॉमा y के रूप में लिख सकते हैं। x में जो पॉइंट होगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3 है, यहाँ पे आपके पास में ये 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वही आपका पॉइंट होगा। ठीक है, उसी को यहाँ पे p ऑफ z लिखा गया है, ये आपका डिस्टेंस हो गया x एक्सिस में, और ये आपका y एक्सिस में डिस्टेंस हो गया, जिससे आपका बन गया x कॉमा y बन गया। ठीक है, ये हो गया, वही सब चीजें यहाँ पे बोला गया है। इसको बोलते हैं समृद्ध तल, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या फिर इसी को गॉसियन प्लेन बोलते हैं, या फिर इसी को आर्गन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, समृद्ध तल, गॉसियन समतल या कोणांक समतल भी कहते हैं इसको। समृद्ध संख्याओं का निरूपण कोणांक आरेख कहलाता है। ठीक है, समृद्ध संख्याओं का निरूपण कोणांक आरेख कहलाता है, आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं इसको, आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, समृद्ध संख्याओं का ध्रुवी रूप, पोलर फॉर्म्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हम पहले देख चुके हैं बहुत सारी चीजें। इसके बाद हम अगर x इक्वल टू आर कॉस थीटा y इक्वल टू आर sin थीटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है आर की इक्वल, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हैं कितना मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ आर बच जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे r इक्वल टू हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं जो कि मॉड ऑफ जेड के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे मॉड ऑफ जेड की इक्वल होता है और ये टेन इनवर्स वाई की इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं थीटा जो है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के इक्वल होता है। इसको भी निकाल सकते हो, आर कॉस थीटा आपके पास में एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, दोनों डिवाइड कर दो तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर आर कैंसिल, ये टेन थीटा बन गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा इसके, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसको हम x की जगह पे r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा रखते हैं तो r कॉमन निकल जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा बच जाएगा, ठीक है। और cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल होता है e टू द पावर i थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इसको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। यहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा किसके इक्वल होता है, e टू द पावर i थीटा के इक्वल होता है। यह समृद्ध संख्या z का ध्रुवीय रूप कहलाता है। ये जो समृद्ध संख्या है वो z का ध्रुवीय रूप कहलाता है। ये जो r e टू द पावर i थीटा लिखा हुआ है ये z का ध्रुवीय रूप कहलाता है। अतः p ध्रुवीय निर्देशांक क्या हो जाएंगे, r थीटा हो जाएंगे। पहले क्या था, कार्तीय रूप था जो कि x y के फॉर्म में था, अब क्या हो गया ध्रुवीय रूप हो गया जो कि r थीटा के फॉर्म में है, जहां r समृद्ध संख्या z का मापांक कहलाता है और थीटा उसका गुणांक कहलाता है। यहाँ पे tan इनवर्स y बाई x का मतलब है थीटा है वो, ठीक है। ये इसके इक्वल नहीं है, मॉड ऑफ z इसके इक्वल है। अब संयुग्मी या कॉन्जुगेट, ये क्या होता है, दो समृद्ध संख्याएं जैसे कि x प्लस आई वाई है, जहां जहां i है वहां पे अगर माइनस लगा दिया जाए तो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है, उसको हम z बार से निरूपित कहते हैं, ठीक है। संयुग्मी कहलाते हैं, समृद्ध संख्या z के संयुग्मी को z बार से प्रकट करते हैं। यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो यह आसानी से देखा जा सकता है कि z इंटू जेड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो x माइनस एक्स प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z वाई इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जहां कहीं भी अगर i है तो वो माइनस आई में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि अगर 2i+3 भी लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 2i+3 लिखा हुआ है तो z वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -2i+3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब i के सामने आपका माइनस लग जाएगा जो भी नंबर होगा। अब देखिए इसके आगे z इंटू जेड बार, z मतलब कि x प्लस आई वाई, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, और आई वाई का स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे आई स्क्वायर को अलग अलग करेंगे क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे पीछे माइनस आ जाएगा ना, माइनस आई का स्क्वायर यहाँ पे बन गया -1, तो -1 क्या हो गया प्लस में आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गए, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। अब देखिए आगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब कि x माइनस आई वाई का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, y जो है अब माइनस में है, पहले क्या था आर्गुमेंट ऑफ जेड, यही आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड है, ठीक है। ये आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड है जो कि टेन इनवर्स वाई बाई एक्स था, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या था एक्स प्लस आई वाई हुआ करता था। यहाँ पे क्या हो गया एक्स माइनस आई हो गया, मतलब वाई में माइनस लग गया। हम यहाँ पे टेन में माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आ गया, और टेन इनवर्स वाई बाई एक्स की वैल्यू होती है माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल होती है और माइनस सामने की वजह से माइनस लग गया, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए क्या आगे, यदि z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू है, जहां x और y वास्तविक हैं, लेकिन इनको मिलाने पर क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। z1 प्लस z2 होल बार, तब क्या हो जाएगा x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, यहाँ पे पूरे में बार लगा हुआ है x1 प्लस x2, जो रियल पार्ट है उसको रियल की जगह पे ला दिया गया, रियल को ऐड कर दिए और इमेजिनरी को ऐड कर दिया, और i को बाहर निकाल क्या बच गया, बन गया हमारे पास में x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू। अब यहाँ पे ये पूरे का क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट बन रहा है, मतलब z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई होता है तो z वाई क्या हो जाता है x माइनस आई वाई हो जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, और ये i हमारे पास है, तो i के सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और बार वहां से हट जाएगा, ठीक है। तो बार लग गया, माइनस लग गया यहाँ पे, और बार वहां से हट गया। अब 3 से इसको सेपरेट कर दिए तो x1 प्लस आई वाई वन हो जाएगा और x2 प्लस आई वाई टू हो जाएगा, ठीक है। x1 प्लस आई वाई वन किसके इक्वल है, z1 बार के इक्वल है, और x2 माइनस आई वाई टू किसके इक्वल है, z2 बार के इक्वल है। तो z1 प्लस z2 होल बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, z1 बार प्लस z2 का बार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी सब कोई प्रूव कर सकते हैं, z1 माइनस z2 का बार इक्वल टू z1 का बार माइनस z2 का बार। वैसे ही यहाँ पे z1 z2 बार इक्वल टू z1 बार z2 बार, वैसे z1 अपॉन z2 होल बार इक्वल टू z1 बार अपॉन z2 का बार। किसी भी z के बार का बार करते हैं तो वापस से z बन जाता है, क्योंकि x प्लस आई वाई की है तो बार लगाया तो x माइनस आई वाई हो गया, और उसमें बार लगा दिया जाए मतलब इस नंबर में और बार लगा दिया क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई हो जाएगा, फिर से माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। Z1 Z2 बार इक्वल टू Z1 बार Z2 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये किसके लेस देन होता है, टू मॉड ऑफ Z1 Z2 बार के लेस देन होता है, ठीक है। टू मॉड ऑफ Z1 Z2 बार के लेस देन होता है, इसको आपको याद रखना है। मतलब कि Z1 Z2 का बार प्लस Z1 बार Z2 लेस देन और इक्वल टू टू मॉड ऑफ Z1 Z2 बार, ये लगेगा, ठीक है। क्योंकि एक समृद्ध संख्या का वास्तविक भाग उसके मापांक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। एक वास्तविक संख्या का एक समृद्ध संख्या का वास्तविक भाग उसके मापांक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ये हमने देखा था, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस आई वाई, मतलब कि किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे कहीं पे हमने देखा था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वास्तविक संख्या जो है वो z के मॉड ऑफ z के से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है। समृद्ध संख्या का वास्तविक भाग उसके मापांक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 लेस देन और इक्वल टू टू मॉड ऑफ Z1 Z2 बार, ठीक है। अब देखिए एक थ्योरम हमारे पास में है, मतलब हम मापांकों के कुछ गुणधर्म देखेंगे। प्रमेय क्या कहता है कि दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल का मापांक उसके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। दो समृद्ध संख्याओं के गुणनफल का मापांक उसके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले गुणनफल उसका मापांक और उसके बाद में हम क्या लाएंगे, मापांकों का गुणनफल, ठीक है। अब देखिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर हमने लिया, तो क्या बन जाएगा, Z1 Z2 इंटू Z1 Z2 का बार। जैसे कि हमारे पास में जस्ट हमने पहले देखा कि यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, मॉड ऑफ जेड जेड बार किसकी इक्वल होता है, मॉड ऑफ जेड जेड बार किसकी इक्वल होता है, मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, जो कि मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मॉड ऑफ जेड जेड बार किसकी इक्वल होता है, मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिया गया सबसे पहले, ये अगर मॉड ऑफ जेड है तो जेड और जेड बार के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Z1 इंटू Z2 होल बार लगा, उसको अलग अलग कर सकते हैं, Z1 बार Z2 का बार लग जाएगा। अब इसको सेपरेट कर दिए, Z1 Z1 का बार और Z2 Z2 के बार को सेपरेट कर दिए, एक साथ ले लिए। तो Z1 Z1 बार इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा कि Z Z बार इक्वल टू Z स्क्वायर मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है। वैसे यहाँ पे Z1 Z1 बार है तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर हो जाएगा, Z2 यहाँ पे Z2 Z2 का बार है तो मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, दोनों में स्क्वायर रूट लगा दो तो पूरा स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सबसे क्या बन जाएगा, Z1 Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, ठीक है। व्यापक रूप में इसको देखें तो क्या हो जाएगा, Z1 Z2 अप टू Zn इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 Z2 अप टू Zn, ये है, ठीक है। अब यदि मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू इस प्रकार लेते हैं, अगर Z2 नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, एक टिप्पणी दी गई यहाँ पे कि मॉड ऑफ Z2 नॉट इक्वल टू 0 हो, तब क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू ले सकते हैं Z1 इंटू Z2 अपॉन Z2, मतलब कि हमने Z2 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया यहाँ पे सिर्फ। अब मॉड ऑफ Z यहाँ पे जो Z1 Z2 है, मॉड ऑफ Z1 Z2 है वो सेपरेट कर सकते हैं सब मॉड को, उसमें लेस देन और इक्वल टू का कोई साइन नहीं लगेगा, तो दोनों में से दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, ये अलग अलग हो गया। तो मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 मॉड ऑफ Z2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। और हम ये जानते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये जो आपका मॉड ऑफ Z2 है इसको हम यहाँ पे डिवाइड में ला लिए, ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन में था, इसको हमने ला लिया डिवाइड में, तो Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा, ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है, इसको हटा दिया गया यहाँ से, इसको डिवाइड में ला लिए तो क्या हो गया, Z1 अपॉन Z2 मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 किसकी इक्वल है, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 के इक्वल है, तो ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक कोरोलरी है ऊपर में है, मॉड ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू मॉड ऑफ Z होल टू द पावर n होता है, ठीक है, मॉड ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू मॉड ऑफ Z होल टू द पावर n होता है। अब हम इसके बाद में एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या बोला गया है कि दो समृद्ध संख्याओं के योग का मापांक, दो समृद्ध संख्याओं के योग का मापांक, मतलब कि योग पहले कर दिए और उसका मापांक मतलब मॉडुलस मॉड, उनके सदैव उनके मापांकों के योग से छोटा या बराबर होता है। सदैव उनके मापांकों का योग मतलब इनके मापांक का योग ये हो जाएगा, उससे छोटा या बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना है अभी। तो देखिए हम सिद्ध करेंगे कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। हम रखते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला था ना, Z Z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका मॉड ऑफ Z हो गया, तो Z Z बार, और उसमें बार को सेपरेट करिए, पूरा रहता है इसमें, तो अलग अलग कर दिए दोनों मॉड बार को, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 का बार। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो Z1 का बार आ जाएगा, ये Z1 का बार होगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत से हैं। तो
Z1 Z1 का बार हो जाएगा, फिर Z1 Z2 का बार हो जाएगा, ठीक है, फिर Z2 Z1 का बार हो जाएगा और Z2 Z2 का बार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अब डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हैं कैसे, देखिए Z1 Z1 का बार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, Z2 Z2 बार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 बार, मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार किससे लेस देन और इक्वल टू होता है, मॉड Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार लेस देन और इक्वल टू होता है टू Z1 Z2 बार के, ठीक है, टू मॉड ऑफ Z1 Z2 बार के लेस देन होता है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू होता है, ये टू रहेगा आपका, ना कि Z है वो, हमने अभी जस्ट देखा यहाँ पे, मैंने बताया था इसको याद रखना करके, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इज लेस देन और इक्वल टू टू मॉड ऑफ Z1 Z2 का बार, ठीक है, तो ये आपने लेस देन और इक्वल टू कह दिया। अब देखिए मतलब यहाँ पे टू आएगा ना कि Z, ये सब चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लेस देन की का ही साइन लगेगा, ये आपका Z1 का मॉड ऑफ Z1 होल स्क्वायर हो गया, मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2Z1 Z2 हो गया मॉड में। अब मॉड में चाहे आप मॉड ऑफ Z बार और मॉड ऑफ Z इक्वल होते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ Z मतलब कि x माइनस आई वाई होता है और मॉड ऑफ Z इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे भी होगा और इसमें भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे भी होता है, इसलिए मॉड ऑफ Z इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z बार के, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, जब सेपरेट किए दोनों मॉड को अलग अलग कर दिए, तो यहाँ पे बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप बार को हटा सकते हैं क्योंकि वो मॉड के अंदर है। चलिए अब देखिए ये आपका लेस देन और इक्वल टू का साइन लग गया, यहाँ पे टू आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी लग गया, तो उसको हम लगा सकते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर, और यहाँ पहले से ही हमने स्क्वायर लिया था तो दोनों स्क्वायर हमसे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हेंस रूट, ठीक है। आप ये कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में जो क्वेश्चन हमने लिया है। अब देखिए दो समृद्ध संख्याओं के अंतर का मापांक, अब हम अंतर का मापांक लेंगे, उनके मापांकों के अंदर अंतर से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है, बड़ा या बराबर होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे लिया गया है। तो सेम अभी हम जैसे प्रूफ किया सेम वैसे इसको भी प्रूफ करेंगे, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर किए तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आपके पास में आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि जब इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया हमारे पास में, पहले क्या आया था देखो, उसको जब सॉल्व किए तो आपको ये वाला इक्वेशन मिला था, मतलब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं सीधे सीधे, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हम लोग को, Z1 इसमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, Z2 और Z1 बार माइनस Z2 बार ये लग जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो Z1 बार प्लस Z1 और माइनस आ जाएगा बीच में, माइनस इसका माइनस आ जाएगा, तो Z1 Z2 का बार Z1 Z2 का बार माइनस क्या लग जाएगा, Z2 Z1 का बार, ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और Z2 का बार लग जाएगा, ठीक है, Z1 का होल स्क्वायर हो गया, Z2 का भी मॉड का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में था कि ये लेस देन और इक्वल टू में था, ठीक है, अगर यही माइनस में हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस में चला जाए तब क्या होगा, हम इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे माइनस हो जाता है, एक मिनट इसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस होने की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 ये मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस को बाहर निकाल दिया, Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें माइनस होने की वजह से, ठीक है, इसमें माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लग जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, जब हम लोग लगाएंगे टू मॉड ऑफ Z1 Z2 बार, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लग जाएगा, क्योंकि हमें क्या कौन सा वैल्यू रखना है, माइनस का वैल्यू रखना है। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, Z1 Z2 का बार प्लस Z2 Z1 का बार हमारे पास स्टेटमेंट में है, ये लेस देन और इक्वल टू होता है टू मॉड ऑफ Z1 Z2 बार के इक्वल होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। अगर इसी को पक्षांतर कर दिया जाए क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस चले जाएगा, मतलब कि माइनस टू मॉड ऑफ Z1 Z2 का बार हो जाएगा, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू इसको भी उधर पक्षांतर कह दो तो माइनस ऑफ Z1 Z2, ठीक है, माइनस ऑफ Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार लग जाएगा, ठीक है, तो माइनस ऑफ Z1 Z2 का बार प्लस Z2 Z1 का बार जो होगा, ठीक है, जैसे इसकी वजह से आया है, क्या आया है, मॉड ऑफ Z1 होल स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार प्लस
Z2 Z1 बार प्लस Z2 मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू लगेगा। कैसे? क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, या तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, और इस साइन को इधर ले आओ, ये लग गया आपका -2, ये क्या हो जाएगा Z1 Z2 का बार। ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, बस हमने उल्टा लिख दिया इसको। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगेगा मॉड ऑफ Z1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस क्या लग जाएगा आपके पास में 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 बार प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। इस वजह से हम इसको ले सकते हैं। अब फिर से वही चीज करेंगे, हम दोनों को अलग अलग कर दिए, यहाँ तक तो आ गया हमारे पास में ये लाइन आ चुका है। अब तो देखिए ये लाइन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हर जगह पे आप इस प्रकार से मॉड लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा देना। अब देखिए मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर -2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 का बार, आप बार को हटा सकते हैं मॉड के अंदर है तो, प्लस Z2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ये अलग से और मॉड नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी प्रूफ कर लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।